हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मो फैन और उसके साथियों ने प्राचीन राजधानी में महान डीकन हू जिन को खोजने की योजना बनाई, जबकि शहर पर मरे हुओं का खतरा मंडरा रहा था। झांग शियाओ हो भय और असहायता में ब्लैक वेटिकन के षड्यंत्र का खुलासा करने की कोशिश कर रहा था। मो फैन ने अपने साथियों के साथ ब्लैक वेटिकन के सदस्यों का पता लगाने का प्रयास किया, जिसमें मूबाई भी संदिग्ध बन गया। हान जी और रहस्यमय व्यक्ति ने खुलासा किया कि बो सिटी का भूमिगत पवित्र झरना असल में कुन का पानी था, जिसे ब्लैक वेटिकन हासिल करना चाहता था। मो फैन को समझ आया कि लिटिल लोच में मौजूद झरने की ऊर्जा उनकी आखिरी उम्मीद थी, जो पहले ही खत्म हो चुकी थी। प्राचीन राजा यिंगजेंग, जो मरे हुए तत्व का जनक था, जागकर विनाश ला सकता है और मरे हुओं की सेना को नियंत्रित कर सकता है। म्यूहे ब्लैक वेटिकन से जुड़ा हो सकता है और सलान होने का संदेह है। हान जी बताते हैं कि सलान को पकड़ना बेहद मुश्किल है और उसे मारने के लिए 10 सुपर जादूगरों की बलि देनी पड़ सकती है। रहस्यमय व्यक्ति का मानना है कि यह बलिदान शहर को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन मू बाई इस योजना का विरोध करता है। मो फैन और जो मिंग म्यूहे को पकड़ने की योजना बनाते हैं, क्योंकि वही सलान की असली पहचान जानता है। मूबाई संदिग्ध चाय घर के मालिक जू जैंग से म्यूहे तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो ब्लैक वेटिकन से जुड़ा हो सकता है। अब आगे महान डीकन हुजिन और जू जैंग ब्लैक वेटिकन की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। वे चिंतित हैं कि मो फैन और उसके साथी संग्रहालय में भूमिगत पवित्र झरने की सच्चाई जान सकते हैं। अगर उन्हें कून के पानी की शक्ति का पता चल गया तो मरे हुओं की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है, जिससे शहर के लोगों को बचाने का मौका मिल जाएगा। हु जिन को शक है कि यह एक जाल हो सकता है और वह म्यू बाई पर भी भरोसा नहीं करता। जू जैंग सुझाव देता है कि उन्हें मो फैन को खत्म करना चाहिए, लेकिन हु जिन पहले स्थिति की पुष्टि करना चाहता है। अंत में वह बलिदान की बात करता है, यह संकेत देते हुए कि उनकी योजना में सभी को जोखिम उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर संग्रहालय, जो प्राचीन सभ्यता और जादुई उपलब्धियों का प्रतीक है, आपदा के दौरान एक शरण स्थली बन गया है, जहां लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मो फैन और उसका दल भी यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें चिंता होती है कि लड़ाई में निर्दोष लोग खतरे में पड़ सकते हैं। जिसके बाद रहस्यमय नोट मिलने पर मो फैन छत पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात म्यूहे से होती है। म्यूहे एक ग्रे रेनकोट पहने हुए बारिश में मो फैन से बातचीत करता है। यह बातचीत एक पुराने दुश्मन से आमना सामना है, जिसने पहले मो फैन के पिता को भी नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। म्यूहे ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर मो फैन को यहां बुलाया है ताकि उसे एक भव्य दृश्य दिखा सके, जो जल्द ही होने वाला है। मो फैन को म्यूहे की इस आत्मविश्वास भरी बातों से चिंता होती है। आसमान में सूरज डूबता देख मो फैन को महसूस होता है कि स्थिति गंभीर है और जल्द ही रात का अंधेरा मरे हुए लोगों को और भयंकर बना देगा। संग्रहालय के सुनहरे सुरक्षा अवरोध, जो अनगिनत जादूगरों की संयुक्त शक्ति से बना है और मरे हुए शासक स्तर के प्राणियों के हमलों को भी रोक सकता है। मो फैन सोचता है कि ब्लैक वेटिकन शायद आज रात ही अपनी योजना को अंजाम देने वाला है। शासक स्तर के मरे हुए प्राणी और जादूगरों की तैयारियां देखते हुए एक ही रात में शहर में घुस पाना असंभव लगता है, जब तक कि कोई असाधारण शक्ति न हो। छत पर म्यूहे मो फैन से मिलता है और खुलासा करता है कि उसने मो फैन को यहां एक संदेश देने के लिए बुलाया है। म्यूहे चाहता है कि मो फैन मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हानजी तक उसका संदेश पहुंचाए। वह बताता है कि भूमिगत पवित्र झरना रात में बेकार हो जाएगा और शहर सुबह तक नहीं बचेगा। म्यूहे के आत्मविश्वास से मो फैन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि म्यूहे के पास कोई गहरी योजना है। म्यूहे का असली मकसद सीनियर सालन को बचाना है। उसने बताया कि हानजी और अन्य जादूगर सालन को मारने की योजना बना रहे हैं, भले ही इसमें निर्दोष लोगों की भी जान क्यों न चली जाए। म्यूहे का कहना है कि अगर सालन मारा गया तो ब्लैक वेटिकन पूरे शहर को नष्ट कर देगा
और लाखों लोग मारे जाएंगे। ये धमकी मो फैन को अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि ब्लैक वेटिकन ऐसा करने में सक्षम है। म्यूहे यह भी बताता है कि वह हान जी को किन सम्राट यिंगजेंग की शाही कब्र का स्थान बताने की पेशकश करेगा। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और म्यूहे को भरोसा है कि हान जी इस जानकारी के बदले समझौता कर लेंगे। मोफैन समझता है कि म्यूहे के पास ताकतवर हथियार है और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। शहर पर मंडरा रहे खतरे और ब्लैक वेटिकन की योजना का खुलासा होता है। ब्लैक वेटिकन चाहता है कि सलान जीवित रहे और इसके बदले में उन्होंने शहर के अधिकारियों को शाही मकबरे का स्थान बताने की पेशकश की है। असली खतरा मरे हुए लोगों का सागर नहीं, बल्कि शासक स्तर के वे प्राचीन प्राणी हैं जो सम्राट यिंगझेंग के पुनर्जीवित होने पर जागेंगे। इन मरे हुए प्राणियों को रोकने के लिए शाही मकबरे तक पहुंचना और यिंगझेंग को पुनर्जीवित होने से रोकना ही शहर की आखिरी उम्मीद है। इस बीच हान जी और अन्य शाही जादूगर ब्लैक वेटिकन की योजनाओं का सामना करने के लिए रणनीति बनाते हैं। हान जी ने आदेश दिया कि अधिकारियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन वे संदिग्ध लोगों को बाद में छोड़ते हैं। काउंसिलमैन जूमेंग को रिहा करने के बाद वह मो फैन से बातचीत करता है और दोनों वर्तमान स्थिति की गंभीरता पर चर्चा करते हैं। जूमेंग समझते हैं कि शहर को बचाना बेहद मुश्किल काम है। म्यूहे, जो ब्लैक वेटिकन के संदेशवाहक के रूप में आया है, आत्मविश्वास से भरा है। वह कहता है कि शहर की रक्षा के लिए हान जी को ब्लैक वेटिकन की शर्तें माननी होंगी। म्यूहे का संकेत है कि राजा की कब्र जल्द ही प्रकट होगी, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाएगी। इसी बीच शहर के बाहर लू हुआन नाम का एक शक्तिशाली इंपीरियल जादूगर नेदर बोन रूलर जैसे खतरनाक मरे हुए प्राणी से लड़ रहा है। लू हुआन के सुपर लेवल के जादू, जैसे ओशन एम्परर सुनामी, हजारों मरे हुए लोगों को खत्म करने में सक्षम है। लू हुआन की बहादुरी और ताकत पूरे शहर के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाती है, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि अकेले लू हुआन पूरे खतरे को नहीं रोक सकता। अंत में महान डीकन हु जिन, जो शुरू से ही आत्मविश्वास से भरा था, अचानक उत्तरी क्षेत्र की ओर देखते हुए पागलपन भरी हंसी में फूट पड़ता है। वह घोषणा करता है कि राजा की कब्र आ चुकी है, जिससे संकेत मिलता है कि शहर पर सबसे बड़ा खतरा अब सामने आने वाला है। मो फैन और उसके साथियों को पता चलता है कि महान डीकन हु जिन पूरी तरह पागल हो चुका है और उससे बातचीत करना व्यर्थ है। लड़ाई के बीच लू हुआन और नेदरबोन रूलर की टक्कर से आकाश में अराजकता फैल गई, जिससे अंतरिक्ष में एक विशाल खाई बन गई जो धीरे धीरे काले भंवर में बदल गई। इस खाई ने सैकड़ों मरे हुए लोगों को निगल लिया, मानो नर्क का दरवाजा खुल रहा हो। प्रेतों की चीखें और मरे हुओं की दहाड़ें गड्ढे से उठने लगीं, जिससे भय का माहौल और भी भयानक हो गया। ये खाई, जिसे डार्क एबिस कहा गया, पौराणिक नर्क का प्रवेश द्वार थी। ऐसा माना जाता था कि यह स्थान मौत और नफरत से इतना भरा हुआ है कि उसने खुद को मोड़ लिया है। हु जिन ने खुलासा किया कि प्राचीन राजा की शाही कब्र इसी डार्क एबिस में स्थित है, जो नर्क से भी भयावह स्थान है। रहस्यमय व्यक्ति भी इस तथ्य को सुनकर सिहर उठता है। सभी को महसूस होता है कि इस अंधेरी खाई में प्रवेश करना मनुष्यों के लिए लगभग असंभव है। डार्क एबिस शहर की ओर बढ़ रहा था। मो फैन की इस चेतावनी ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जू मेंग को तुरंत एहसास हुआ कि यह खाई पहले भी कई स्थानों पर दिखाई दी थी। पहली बार प्राचीन राजधानी से पश्चिम में, फिर शियांची में, और अब यह शहर के केंद्र के करीब पहुंच चुकी थी। अगर डार्क एबिस शहर के केंद्र में प्रकट हो गया तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। झू मेंग इस भयावह दृश्य की कल्पना मात्र से कांप उठा। इस विनाश की योजना ब्लैक वेटिकन की थी और हु जिन ने स्पष्ट कर दिया कि यह सब सालन के भव्य उत्सव का हिस्सा था। हु जिन ने सालन की योजना का खुलासा करते हुए कहा कि यह त्योहार, जो डार्क एबिस के माध्यम से पूरा होगा, सालन के मृत्यु का देवता बनने की प्रक्रिया का हिस्सा था। सालन का उद्देश्य सिर्फ एक शहर को नष्ट करना नहीं था। वह पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वह मौत का देवता है और यह शहर उसके
इस समारोह की बलि चढ़ने वाला था। यह सुनकर हांजी और अन्य लोग निराशा में डूब गए। हांजी, जो एक शक्तिशाली जादूगर और क्लॉक टॉवर मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इस कदर टूट गए कि उन्होंने सालन से शहर के लोगों को छोड़ने की विनती की। यह देखकर अधिकारी अवाक रह गए कि हांजी जैसा मजबूत व्यक्ति ब्लैक वेटिकन के सामने घुटने टेक रहा था। रहस्यमय व्यक्ति भी समझ गया कि वे ब्लैक वेटिकन की इस भयानक योजना के सामने पूरी तरह असहाय थे। डार्क एबिस की प्रगति को रोकने का कोई तरीका नहीं था। ये शहर नर्क में समाने वाला था और हर कोई केवल अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि तभी एक शाही जादूगर रहस्यमय व्यक्ति के पास आया और उसे एक पत्र दिया। पत्र में छिपे संदेश ने उसकी उम्मीदें जगा दी। पत्र की अंतिम पंक्ति में वास्तविक आशा का संकेत था। रहस्यमय व्यक्ति ने तुरंत हांजी को यह जानकारी दी और उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। उन्होंने संदेह जताया कि क्या वे उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अब उनके पास एक आखिरी मौका था। चाहे वह कितना भी मुश्किल और असंभव क्यों न लगे, यही उनकी आखिरी आशा थी। शहर को बचाने के लिए उन्हें इस मौके का उपयोग करना ही होगा। अंधेरे रसातल, डार्क एबिस के खतरे के कारण शहर में हताशा और डर का माहौल था। लोग निराश हो चुके थे और मौत का इंतजार कर रहे थे। इस बीच कुछ लोगों ने प्रतिरोध करने का संकल्प लिया। उनमें से एक ने कहा कि वे लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि चुपचाप मौत का इंतजार करें। लू शू और ली युजियान ने भी सहमति जताई कि वे मरे हुए लोगों से लड़ेंगे। रहस्यमय आदमी ने सभी को शांत रहने को कहा और बताया कि उनके पास एक उम्मीद है। उसने बताया कि उन्हें एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली है कि डार्क एबिस दरअसल प्राचीन राजा की शाही कब्र है। यह कब्र प्राचीन सम्राट यिंग जेंग द्वारा बनाई गई थी, जो मरने के बाद भी एक भयानक शक्ति के रूप में मौजूद था। डार्क एबिस में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन गांवों के लोग जो प्राचीन राजा के वंशज माने जाते हैं, वहां सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं। फैंगू, जो गांव से था, अचानक सभी की उम्मीद बन गया। उसने स्वीकार किया कि गांव में एक प्राचीन परंपरा है जिसके अनुसार गांव वाले डार्क एबिस में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने प्रयास करने का संकल्प लिया, क्योंकि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। अगर वह लाखों लोगों की जान बचा सकता है तो यह बलिदान देने लायक होगा। सू शियाओलुओ, जो गांव से थी, ने भी जाने की इच्छा जताई। फैंगू ने उसे सुरक्षित रहने को कहा, लेकिन वह भी अंधेरे रसातल में जाने पर अड़ी रही। झांग शियाओ हो ने भी डार्क एबिस में जाने की इच्छा जताई, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह भी गांव के वंशजों में से एक है। गांवों की एक पुरानी परंपरा, जिसमें ऐश प्लम, राख का फूल, घर के बाहर रखा जाता था, का भी जिक्र हुआ। इसका मतलब था कि उस घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है। झांग शियाओहो ने याद किया कि उसने फैंगू के गांव में हर घर के बाहर ऐश प्लम देखा था, जिसका अर्थ था कि पूरा गांव मर चुका था और वे सभी जीवित मृत थे। झांग शियाओहो ने घोषणा की कि अगर वह डार्क एबिस में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं भी हुआ, तो भी वह वहां जाकर कोशिश करना चाहेगा। उसका तर्क था कि डार्क एबिस में मरना यहां इंतजार करने से बेहतर है। उसने यह भी बताया कि वह जियांची के पास डार्क एबिस के किनारे खड़ा था, लेकिन भंवर ने उसे अंदर नहीं खींचा, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद वह अब भी प्राचीन जनजाति का वंशज है। सुशियाओलुओ ने भी झांग शियाओहो के साथ जाने का निश्चय किया। मोफैन ने झांग शियाओहो से इस निर्णय को लेकर गंभीरता से पूछा, लेकिन झांग ने स्पष्ट किया कि वह शहर की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। उसने कहा कि अगर वह कुछ नहीं करता और बाकी सब मर जाते हैं, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मो फैन ने भी भूमिगत पवित्र झरने का पानी पीने की बात बताते हुए फैंगू से पूछा कि क्या इससे वह डार्क एबिस में सुरक्षित रह सकेगा। फैंगू ने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उसने स्वीकार किया कि पवित्र झरने का पानी बहुत प्रभावी था। इस बीच अन्य शक्तिशाली जादूगरों ने भी मदद करने का संकल्प लिया। ली युजियान,
एल्डर शीजेंग और अन्य जादूगरों ने घोषणा की कि वे डार्क एबिस तक जाने के रास्ते को साफ करेंगे। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि झांग, शियाओहो, फैंगू और अन्य लोग सुरक्षित रूप से वहां पहुंच सकें। हांजी ने भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें डार्क एबिस तक ले जाने का वादा किया ताकि सलान उनकी योजना में बाधा न डाल सके। सभी जादूगरों और अधिकारियों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे लड़ते हुए मरेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। उनका मानना था कि सलान और ब्लैक वेटिकन को परास्त करने के लिए यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। अंत में राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि शहर की रक्षा के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सलान का समर्थन करने वाले पागल अनुयायी जैसे म्यूहे को पकड़कर सार्वजनिक रूप से सबक सिखाना चाहिए। सभी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि वे शहर को बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे और अगर असफल भी हुए तो निडर होकर लड़ेंगे। जादूगरों ने म्यूहे के दिमाग को सील करके उसे जंजीरों से घड़ी पर लटका दिया, क्योंकि वह पूरी तरह पागल हो चुका था। वह बलिदान देने के लिए तैयार था और बड़बड़ा रहा था, त्योहार, सालान, मौत के देवता जैसी बातें। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य था, शहर को बचाना और डार्क एबिस तक पहुंचना। हांजी ने याओ टिंग से पूछा कि क्या वह शहर की सुरक्षा के लिए उपलब्ध लोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। याओ टिंग ने कहा कि शहर की रक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सुरक्षा भंग हुई तो मरे हुए लोग आंतरिक शहर पर हमला कर देंगे। लू शू ने भी इस बात का समर्थन किया। हालांकि रहस्यमय आदमी ने चिंता जताई कि इतनी कम संख्या में डार्क एबिस तक पहुंचना असंभव होगा। तब शी झेंग ने एक योजना सुझाई जिसमें बड़े त्याग की आवश्यकता थी। इस सुझाव पर कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन शी झेंग ने जोर देकर कहा कि यह ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को इकट्ठा करके तुरंत योजना को लागू करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि सभी को सच बता दिया जाएगा और स्वयंसेवकों की मदद से योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को इस पर संदेह था कि आम लोग जो जादूगर नहीं थे इस कठिन कार्य को अंजाम दे पाएंगे या नहीं। उत्तरी द्वार के पूर्व में स्थित एक छोटे से द्वार पर स्वयंसेवकों की भीड़ जमा थी। यह द्वार अब खुल चुका था और एक सुपर जादूगर सुनहरे अवरोध के बाहर निकलकर मरे हुओं की भीड़ पर हमला कर रहा था। उसकी बैंगनी चमक ने कई मरे हुए लोगों को नष्ट कर एक खाई बना दी। इसके बाद युद्ध जादूगर गेट से बाहर निकले और मरे हुओं की सेना पर लगातार मंत्र फेंकने लगे। उन्होंने थोड़ी सी जमीन साफ कर दी, जहां स्वयंसेवक उनके पीछे पीछे पहुंचे। ये स्वयंसेवक साधारण लोग थे जो स्मार्ट सूट और बोटाई पहने हुए थे। वे मरे हुए लोगों के लिए ताजा मांस की तरह थे, जिससे लाशों की सेना उनकी ओर आकर्षित हो गई। जैसे ही स्वयंसेवकों की भीड़ बढ़ी, मरे हुए लोग लहरों की तरह उनकी ओर बढ़ने लगे। सू शियाओलू घबराई हुई थी और उसे पीछे हटने का मन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को डार्क एबिस में कूदने के फैसले के लिए तैयार किया। रहस्यमय आदमी ने समझाया कि स्वयंसेवकों का उद्देश्य मरे हुओं का ध्यान भटकाना था, ताकि बैटलमैज उन्हें बचाकर वापस ले जा सकें। मोफैन ने देखा कि कैसे आम लोग खुद को बलिदान कर रहे थे। यह देखकर उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाया और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। मरे हुए लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी और अगर वे तेज होते तो 1 किलोमीटर की बढ़त हासिल कर सकते थे। राष्ट्रपति हान जी की आवाज शहर के ऊपर गूंजी, अंधेरे रसातल की ओर जा रहे लोगों, तैयार हो जाओ। दीवारों पर बने टावर जादूगरों से भरे हुए थे। शिकारी, छात्र, युद्ध जादूगर और शाही जादूगर विभिन्न तत्वों बिजली, पानी, आग, हवा, प्रकाश और पृथ्वी के साथ तैयार थे। हान जी ने आदेश दिया, अग्रदूतों, आक्रमण करो। इस पर 4 सुपर जादूगर चमकते पंखों के साथ मरे हुओं की सेना पर टूट पड़े। उनकी शक्तिशाली ऊर्जा से काले सागर में स्पष्ट खाई बन गई, जैसे लाल कालीन बिछे हों। चारों ओर विनाश फैल गया और मरे हुए लोग बड़ी संख्या में नष्ट हो गए। इसके बाद आग के शाही जादूगरों ने उन्नत मंत्र स्काई फ्लेम फ्यूनरल का उपयोग किया। आसमान से बरसती आग ने
मरे हुओं की भूमि को जलते समुद्र में बदल दिया। हान जी ने शाही जादूगरों को चौकोर संरचना में आगे बढ़ने का निर्देश दिया, जिसमें झांग शियाओहो, फेंगू और सुशियाओलुओ शामिल थे। ये जादूगर तारामंडल की ऊर्जा से हवा के शक्तिशाली झोंके उत्पन्न कर रहे थे, जो आग के समुद्र को दो भागों में बांटकर आगे बढ़ते गए। जादूगरों ने हवा का उपयोग करके एक सुरक्षात्मक बेड़ा बनाया और समूह को 500 मीटर आगे खींच लिया। इस दौरान कंकालों की संख्या बढ़ गई। ये कंकाल हथियारों से लैस थे, हड्डियों की तलवारें, कृपाणें और भाले। उनकी चमचमाती हड्डियां और डरावनी आंखें भय का वातावरण बना रही थीं। उनमें कई कंकाल जनरल थे, जिनकी हड्डियां स्टील जैसी सख्त और घातक थीं। जादूगरों पर कंकालों के हमले शुरू हो गए। उन्नत जल जादूगरों ने पानी का पर्दा, मंत्र का उपयोग करके सुरक्षा अवरोध बना दिया। ये जल अवरोध कंकालों के हमलों को विफल कर रहा था और उनकी हड्डियों के हथियार इसमें फंसकर निष्क्रिय हो जा रहे थे। हान जी ने आदेश दिया, कंकाल अधिकारी को मार डालो। मोफैन ने देखा कि एक सुपर जादूगर ने छाया तत्व की शक्ति का उपयोग करके कंकाल अधिकारी पर हमला किया। अधिकारी की विशाल आकृति और भयावह उपस्थिति को देखते हुए यह हमला प्रभावी रहा और अधिकारी का विशाल शरीर विस्फोट के साथ बिखर गया। तभी हरे पवन ब्लेड हजारों की संख्या में कंकालों पर वार करने लगे। हवा के तीखे प्रहारों से हजारों कंकाल तुरंत टुकड़ों में बिखर गए। इसके बाद एक रहस्यमय छाया ने हजारों पवन ब्लेड इकट्ठा करके एक विशाल तलवार बनाई और वध पवन स्लैश का वार किया। इस जादू ने कंकालों की सेना को दो हिस्सों में बांट दिया और कंकाल जनरल सहित सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। इस भयानक विनाश और अद्भुत जादुई शक्ति को देखकर युवा जादूगर दंग रह गए। इस हमले से आगे का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। हान जी, क्लॉक टॉवर मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, एक बार फिर रोमांचक लड़ाई में हिस्सा लेते हुए उत्साहित थे। उनके नेतृत्व में शाही जादूगर और हंटर यूनियन की एल्डर लिंगशी, जो एक शक्तिशाली वायु जादूगर थी, मरे हुए प्राणियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लिंगशी की शक्तिशाली वध पवन स्लैश ने कंकालों की सेना को तहस नहस कर दिया। जादूगरों का दल लगातार आगे बढ़ता गया, रास्ते में आने वाले मरे हुए जीवों को आग, पानी और वायु जादू से नष्ट करते हुए। वाटर कर्टेन ने उन्हें सुरक्षा दी, जबकि शाही जादूगरों ने दोनों तरफ से हमलों को रोका। जैसे ही वे आगे बढ़े, ज़ॉम्बियों का एक विशाल समूह उनकी ओर बढ़ा। इसके साथ ही एक जहरीला तूफान भी उनकी ओर आया, जिसने पूरी सेना को घेर लिया। भीतरी शहर के लोग भयभीत हो गए, यह सोचकर कि जादूगरों की सेना नष्ट हो गई। लेकिन अचानक रोशनी की किरणें जहरीले तूफान को भेदते हुए बाहर आईं। लाइट मैजिशियनों ने जहरीले तूफान को साफ कर दिया था और जादूगर जवाबी हमला करने के लिए तैयार थे। दीवारों पर खड़े लोगों ने यह देखा और शहर भर में यह खबर फैल गई। लोग जादूगरों की जय जयकार करने लगे, उनकी हिम्मत और शक्ति से प्रेरित होकर। मरे हुए जीवों की विशाल संख्या के बावजूद जादूगर डटे हुए थे और नागरिकों को विश्वास हो गया कि वे इस आपदा का बदला जरूर लेंगे। तो इसी के साथ सीजन 9 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।